बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन विद फ्री एंड्स के बारे में। और जो एग्जांपल ली है देख सकते हैं कि उसमें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ली गई है। इसके अलावा से न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस हैं और इनिशियल कंडीशंस भी डिफाइंड हैं। इसके अलावा अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल को डिस्क्राइब करेगी। स्ट्रिंग की लेंथ ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम में, बाउंडेड लेंथ है। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस बताती हैं कि एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स जो हैं वो फिक्स्ड नहीं हैं। स्ट्रिंग हमारे पास ये रेड कलर में गिवन है, ठीक है। इसके दोनों के दोनों एंड्स को फ्रिक्शनलेस वायर्स के अराउंड लूप कर दिया गया है, जो कि ऊपर नीचे मूव करती हैं ताकि स्ट्रिंग भी ऊपर नीचे मूव कर सके। और मूवमेंट इस तरह से है कि इन पॉइंट्स पे यानी इन एंड पॉइंट्स पे स्लोप जो है वो ज़ीरो है, और वही बात यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है ये इस तरह से लिखी गई है दैट देयर इज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एफ ऑफ एक्स इन द स्ट्रिंग व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, जिसकी वजह से वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज ज़ीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो चलें बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस को रीराइट कर लेंगे और इन्हें इक्वेशन 1 to 5 का नाम दे लेंगे। अब इस पीडीई पे गौर करें। यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा है यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और टी के। डिपेंडेंट वेरिएबल यू है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी हैं। जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो सोल्यूशन फंक्शन इस तरह का होगा। इसे डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसी फंक्शन को डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रिंग को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने सोल्यूशन लेट करना होता है, ठीक है। हमें पता है कि सोल्यूशन इस फॉर्म में आएगा। लेट किस तरह से करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका एक फंक्शन लिख लेंगे और दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन लिख लेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट ही जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन को फॉर्मुलेट करेगी। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करना है। उसके लिए 2 बार इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और 2 बार ही t के रिस्पेक्ट से करेंगे। इस इक्वेशन नंबर 6 को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे फर्स्ट टाइम। तो देखें ये x का फंक्शन था ये वाला, ठीक है। सो इसके ऊपर प्राइम आ जाएगा, मतलब वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, और t ऑफ t एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये t पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से दूसरी बार जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बस डबल प्राइम आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लेंगे। इसी तरह से 2 टाइम्स टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली। फर्स्ट टाइम करेंगे तो इस फंक्शन पे फर्स्ट प्राइम आएगा, फिर अगर सेकंड टाइम करेंगे तो डबल प्राइम हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि x डबल प्राइम ऑफ x ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के इक्वल है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख देंगे कि t डबल प्राइम ऑफ t इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल T विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल t। अब इक्वेशन नंबर 7 और 8 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें 7 इस्तेमाल करेंगे, दिस इज 7। और ये इक्वेशन नंबर 8 से हमने लिखा, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, x वाली दोनों टर्म्स एक तरफ और t वाली दोनों एक तरफ लिख लेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t पे डिपेंड कर रही है, और दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी हैं। इसलिए जो दोनों की कॉमन वैल्यू होगी वो ना तो x पे डिपेंड करेगी और ना ही t पे, बल्कि कोई एक कांस्टेंट होगा जिसे हम k का नाम दे लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने के बाद हम यहाँ से 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन के लिए इस साइड को k के इक्वल रखेंगे और फिर दूसरी के लिए इस साइड को k के इक्वल रखेंगे। इसके बाद इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और उस साइड को इधर ले आए माइनस में, तो हमारे पास एक ODE बन गई जिसे 9 का नाम दे लेंगे। इसी तरह से इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, एक और ODE बन जाएगी जिसे इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लेंगे। चूँकि हमने यहाँ पे PDE से 2 ODEs बना ली हैं तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए वो भी सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन 2 को और 3 को इक्वेशन नंबर 6 में इस्तेमाल कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 6, 2 में डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट से, मतलब 6 का पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट से। जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे।
हमें पता है ये साइड इक्वल्स टू है 0 के एज गिवन इन 2। इस इक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए इन दोनों टर्म्स में से या तो दोनों 0 होंगी, अगर ये दोनों 0 हो गई तो यहाँ पे टी ऑफ टी भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि जो सोल्यूशन हमने सपोज किया है वो 0 हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा, मतलब किसी काम नहीं आएगा। तो हम टी ऑफ टी को 0 नहीं रख सकेंगे। हाँ, एक्स प्राइम ऑफ 0 को अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन टी ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, which implies that x prime of 0 is equals to 0। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 को 6 में इस्तेमाल कर लेंगे, जिसे हमें x प्राइम ऑफ l इज इक्वल्स टू 0 बाउंड्री कंडीशन ऑब्टेन होगी। इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लें और इसे 12 का। अब हमारे पास k के 3 केसेस हैं। पहला केस k जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, दूसरा केस के k पॉजिटिव भी हो सकता है और तीसरा k नेगेटिव भी हो सकता है। सो बढ़ते हैं केस नंबर 1 की तरफ। सो k इज इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन नंबर 9 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं जी। इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 11 और 12 इस्तेमाल करने के बाद सोल्यूशन लिख लेंगे, जो होगा हमारे पास a1। इसे इक्वेशन नंबर 13 का नाम दे लें। इसी तरह से k इज इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन नंबर 10 में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 14 का नाम दे लें। अब इक्वेशन नंबर 13 और 14 को इक्वेशन नंबर 6 जो हमने सोल्यूशन सपोज किया था उसमें पुट कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a1 को a2 से मल्टीप्लाई करें a3 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी b3t और यहाँ पे u ऑफ एक्स टी। बाउंड्री कंडीशंस हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इनिशियल कंडीशंस इस्तेमाल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 15 में। सो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे। 5 के लिए पहले 15 का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगी और इस टर्म का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव b3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें जहाँ पे t है वहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, वहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, इस साइड पे तो t नहीं था तो इसी तरह से आ गया। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 0 के इक्वल है, 0 रख दिया एंड इट इज इक्वल टू b3। मतलब जो हमारे पास b3 कांस्टेंट है वो 0 हो गया, इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ बच जाएगी a3। हम इस a3 को कहते हैं कि लेट इट बी a0, जस्ट नेम है ना कांस्टेंट का, तो कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 16 का नाम दे लें। अभी इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है और एक इनिशियल कंडीशन भी रहती है, तो इनिशियल कंडीशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 16 में इस्तेमाल कर लेंगे। 16 में जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ये साइड हमारे पास f ऑफ x के इक्वल है। दोनों साइड्स को गिवन डोमेन 0 to l पर x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे, मतलब वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा इसका आंसर l आ गया, हमें सिर्फ a0 चाहिए, l को इस तरफ ले जाएंगे। इसे 17 का नाम दे लें, 17 को 16 में इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा जब k इज इक्वल्स टू 0 था। इसे इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे लें। तो चलें बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। व्हेन k इज़ पॉजिटिव, लेट कर लेते हैं कि k लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। लैम्डा 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि जब हम लैम्डा 0 के इक्वल रखेंगे तो k 0 आ जाएगा और वो केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। k इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 9 में इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास थी जी x डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे k की जगह पे लैम्डा स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर लिया, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली m स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा और इसका स्क्वायर रूट ले लिया m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा। जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 19 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इक्वेशन नंबर 11 और 12 को इक्वेशन नंबर 19 में इस्तेमाल कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 11 में डेरिवेटिव है x का, सो हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक हो गया। x की जगह पे दोनों साइड्स में 0 पुट कर दिया, ये 1, ये टर्म भी 1 की इक्वल हो गई तो हमारे पास बच गया लैम्डा a4 माइनस लैम्डा b4 और x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 है, सो वो यहाँ पे लिख लिया। लैम्डा कॉमन ले लें, इस तरफ आके डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 20 आ जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 19 में इस्तेमाल कर लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 21 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद है जिसे हमने सॉल्व करना है a4 और b4 के लिए। यहाँ से उनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। इसी तरह से a4 के अलावा जो वैल्यू है इस इक्वेशन में वो भी लिख लेते हैं एंड e माइनस लैम्डा l, और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल होगा तो फिर सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल मतलब 0 के अलावा आएगा। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। प्लस ई लैम्डा एल,
एंड दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट का 0 आना ज़रूरी था, अब ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है, ट्रिवियल है। ट्रिवियल होने से क्या मुराद है कि हमारे पास दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, वो 0 हैं। अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट्स 0 हों तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन नंबर 19 हमारे पास आई थी उसका सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट x ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 0, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन हमने इक्वेशन नंबर 6 की फॉर्म में सपोज किया था, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू x ऑफ x t ऑफ t, यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो भी ट्रिवियल हो जाएगा और वो किसी काम नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि केस नंबर 2, जब k हमारे पास पॉजिटिव था जिसे हमने लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखा था, हमारे पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है और ये हमारे किसी काम का नहीं है। सो चलें बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। लेट कर लेते हैं कि k इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर है। लैम्डा स्क्वायर की वजह से सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी और जब उन पॉजिटिव वैल्यूज़ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब k इज़ इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 9 में भी इस्तेमाल करना है और 10 में भी इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास यहाँ थी, इसकी जगह पे लिखा हुआ था k, सिर्फ k की जगह पे माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, दोबारा से वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस आयोटा लैम्डा आ गया। और जनरल सोल्यूशन इस तरह की ODE के लिए लिखते हैं जिस तरह से a5 कॉज ऑफ लैम्डा एक्स एंड प्लस b5 साइन ऑफ लैम्डा एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 22 का नाम दे लें। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे पास रूट आई जी आयोटा लैम्डा सी, और हमने यहाँ पे पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल टी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल टी है, तो इस वजह से यहाँ पे स्मॉल टी लिखा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल एक्स है, यहाँ पे फिर स्मॉल एक्स ही लिखा, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना सा फ़र्क है कि लैम्डा सी और साथ टी आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ लैम्डा था और उसके साथ एक्स लिखा। इसे इक्वेशन नंबर 23 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 22 और 23 को इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 22 और ये 23, हमने इसे 6 की राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर इसे नाम दे लेते हैं 24 का, इक्वेशन नंबर 2 को 24 में इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 को 24 में इस्तेमाल करने के लिए पहले उसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा इस ब्रैकेट का, बिकॉज ये x पे डिपेंड करी है, इसका नहीं आएगा क्योंकि ये t पे डिपेंड करी है। इसके बाद जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया और 0 पुट कर दिया। साइन 0 हो जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, इसे लिखने का फ़ायदा नहीं है। cos 0 1, सो इस टर्म को दोबारा से लिख लेंगे लैम्डा b5। अब लैम्डा 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 0 जब k इज़ इक्वल्स टू 0 का केस था तब डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका मतलब है कि b5 कांस्टेंट 0 होगा। अगर b5 कांस्टेंट 0 होगा तो ये टर्म हमारी इस इक्वेशन नंबर 24 में से ख़त्म हो जाएगी। सो हमारे पास ये टर्म और ये ब्रैकेट बच जाएगी, इसे लिख लेते हैं। इस कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नाम a रख देंगे, ये रख दिया, ठीक है। इस कांस्टेंट को b7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नाम b रख देंगे और यह बात हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दी। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 24 में इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके लिए भी पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 24 का विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। सो ये सिंप्लीफाई हो गया, अब 24 में नहीं, अब इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये अब तक का हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है। सो इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इसे यूँ ही लिख लिया। जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे l लिख देंगे, x की जगह पे l लिख दिया और यहाँ पे भी x की जगह पे l लिख दिया। अब अगेन ये टर्म हमें पता है, ये ब्रैकेट जो है 0 के इक्वल है, ये फंक्शन यहाँ पे 0 लिख लिया और ये सारी टर्म एज इट इज़ आ गई। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए अब अगर हम इस ब्रैकेट को 0 रखेंगे तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन बचा हुआ है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी ब्रैकेट अगर 0 हो जाए, यहाँ पे 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा, किसी काम का सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ये चीज़ 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये जो बाकी की टर्म है लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा, ये 0 के इक्वल है। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी ना। सो ये टर्म 0 के इक्वल रख दी। अब माइनस लैम्डा इसके डिनोमिनेटर में आ गया तो वो 0 हो जाएगा। साइन ऑफ लैम्डा एल इक्वल्स टू 0 आ गया, दोनों तरफ साइन इन्वर्स ले ले, इस तरफ लैम्डा एल बचाएगा, इधर साइन इन्वर्स ऑफ 0। और साइन जो है एन पाई, मतलब पाई की सारी वैल्यूज़ के लिए 0 होता है और एन रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब अगेन हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, सो एल यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड एन इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई है,
हमारा अब तक का मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 के मामले में ये वाला है। इसमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी और कोरस्पॉन्डिंगली इक्वेशन नंबर 25 से हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस भी आएंगे। ठीक है, सो एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑब्टेन होंगे, इस वजह से हमने इस पर साथ एन लिख लिया है। और जहाँ जहाँ पे लैम्डा मौजूद था इक्वेशन नंबर 25 में, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू लिख ली है। अब हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करना है, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी एक इक्वेशन के n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मौजूद हैं तो उनका सम भी एक सॉल्यूशन होता है। इसे 26 का नाम दे लें। यहाँ पे सिर्फ हमने u ऑफ x t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब हमने इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी। उसके लिए पहले इक्वेशन नंबर 26 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t के। अब ये तो x पे डिपेंड करी एज इट इज़ लिख लेंगे, ये t पे डिपेंड करी है, डेरिवेटिव आ जाएगा। कॉज का साइन होता है तो साइन ऑफ ये ब्रैकेट एज इट इज़, फिर ब्रैकेट वैल्यूज़ का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव, जहाँ जहाँ पे t मौजूद है वहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे। यहाँ पे ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके सब ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं लिखेंगे। कॉस 0 1, सो इस टर्म को लिख लेंगे और इसे दोबारा से लिख लेंगे, और ये साइड हमें पता है कि ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा, जब हमने लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी ऑब्वियसली n नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑब्टेन होंगे। जब n डिफरेंट होगा, लेमडा डिफरेंट होगा, डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे तो कॉन्स्टेंट्स भी n नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमें ऑब्टेन होंगे। ठीक हो गया, सो फिर यहाँ पे भी an bn और इस तरह से। अब ये इक्वालिटी किस तरह से सेटिस्फाई होगी, इस वैल्यू को अगर हम ज़ीरो करते हैं तो हमारा अब तक का सिंप्लीफाइड सोल्यूशन ये इक्वेशन नंबर 26 में मौजूद है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे ज़ीरो करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसे ज़ीरो नहीं कर सकते। इसके अलावा ये तो उधर जाके वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, तो हम बी एन को ज़ीरो कर देंगे। सो बी एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 26 में। इसे इक्वेशन नंबर 27 का नाम दे लेते हैं। एक और इनिशियल कंडीशन रह गई है इक्वेशन नंबर 4 में, सो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 27 में। जहाँ पे टे था वहाँ पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस 0 1, ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी, और u ऑफ x 0 हमारे पास f ऑफ x के इक्वल है, लिख लिया। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इस्तेमाल करनी है a n की वैल्यू डिटर्मिन करने के लिए। उसके लिए दोनों साइड्स को कॉज ऑफ m पाई x ओवर l से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 0 टू l विच इज़ द गिवन डोमेन, उसके अराउंड हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। सो दोनों साइड्स को कॉज ऑफ m पाई x ओवर l से मल्टीप्लाई कर लिया और 0 टू l इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और n हमें पता है कि 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हमें बताती है कि ये जो इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है, अगर इसमें m और n आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर इसका आंसर ज़ीरो आ गया तो मतलब हमारे पास a n ज़ीरो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ज़ीरो, और सोल्यूशन अगेन क्या हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा, किसी काम का नहीं। लेकिन अगर m और n आपस में इक्वल होंगे तो इस इंटीग्रल का आंसर आएगा l/2। l/2 आएगा तो an की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी और सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं होगा। सो इसलिए हम ये कंडीशन इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब m और n आपस में इक्वल हों तो यहाँ पे आंसर आएगा। सो व्हेन m इज़ इक्वल्स टू n, इसे 28 का नाम दे लेते हैं। अब 28 को इक्वेशन नंबर 27 में पुट कर लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 29 का नाम दे लेते हैं। ये सोल्यूशन हमें ऑब्टेन हुआ है जब k लेस देन 0 था। एक सोल्यूशन हमें तब भी ऑब्टेन हुआ था, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जब k 0 के इक्वल था, जो कि इक्वेशन नंबर 18 की फॉर्म में हमने लिखा था। अब 29 और 18 को ऐड कर लेंगे ताकि हम गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन लिख सकें। सो एडिंग, इसे 30 का नाम दे लें। ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 18 थी और ये सारी की सारी 29, ये फाइनल आंसर है। इसके अलावा जब पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन हो, लाइक एक्स, तो उसे जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, इंटेग्रल सॉल्व करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, इंटेग्रल सॉल्व करें, और दोबारा से इक्वेशन नंबर 30 में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा।